Assalamu alaikum students. My name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will solve exercise of chapter number 3. To solve this exercise, let's move towards the whiteboard. Students, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज के जो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन हैं और साथ ही साथ शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं इनको एक्सप्लेन करेंगे और डिस्कस करेंगे कि इनको आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट है, रिलेट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी विथ नेचुरल इकोसिस्टम थ्रू एग्जाम्पल्स, कि आपने बायोडाइवर्सिटी जो है उसको नेचुरल इकोसिस्टम के एस्पेक्ट से विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एक्सप्लेन करना है। हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी बूस्ट इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी वेयर ई स्पीशीज नो मैटर हाउ स्मॉल ऑल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले। यानी बायोडाइवर्सिटी में ये चीज़ नहीं मैटर करती कि कोई भी स्पीशीज़ जो है उसका साइज़ जो है वो कितना स्मॉल है, इसके बावजूद हर एक स्पीशीज़ का जो है बायोडाइवर्सिटी में या इकोसिस्टम में एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। हर स्पीशीज़ जो है वो अपना अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज़ मीन्स अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। Greater species diversity ensures natural sustainability for all life forms. अब प्लांट्स जो हैं वो जिस हद तक ज़्यादा होंगे, आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, इस पे मोस्ट ऑफ दी जो स्पीशीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं फॉर द सेक ऑफ फूड। तो जितनी ज़्यादा प्लांट्स की वैरायटी होगी उतना ही ज़्यादा दूसरी जो स्पीशीज़ जो प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं वो अपनी फूड ऑब्टेन कर सकती हैं, और एक जो स्पीशीज़ है वो दूसरी स्पीशीज़ के सर्वाइवल में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। यानी प्लांट्स जो हैं वो दूसरी स्पीशीज़ को फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से जो स्पीशीज़ हैं वो एक दूसरे को इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है, एक्सप्लेन द एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन कीपिंग इन व्यू इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि जो क्लासिफिकेशन है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है आपने एक्सप्लेन करना है, और साथ ही साथ इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको भी आपने माइंड में रखना है। तो हम कहते हैं द मेन एम्स ऑफ बोथ दीज ब्रांचेस आर टू डिटरमिन similarities and differences among organisms so that they can be studied easily। यानी क्लासिफिकेशन में हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब डिवाइड क्यों किया गया है? ताकि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इन डेप्थ स्टडी किया जा सके। तो इसी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई। फर्दर हम कहते हैं टू डिटरमिन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म so that they can study easier. Explain the base for establishing 5 kingdoms of living organisms, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया। इसकी आपने जो बेसिक रीजंस हैं या बेसिक्स जो हैं जिसकी बेस पर 5 किंगडम्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाया गया उसको आपने एक्सप्लेन करना है। हम कहते हैं द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय R.H. Whitaker in 1969. The 5 kingdoms were formed on the basis of characteristics such as, अब किन करेक्टरिस्टिक्स की बेस पर जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है इंट्रोड्यूस करवाया गया वो हमारे पास है, सेल स्ट्रक्चर, कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह से अपनी फूड प्रिपेयर कर रहे हैं या ऑब्टेन कर रहे हैं। देन हमारे पास है सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि किस सोर्स से फूड जो है ऑब्टेन की जा रही है। एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं
वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हुए पड़े हैं। नेक्स्ट हम फर्दर कहते हैं इट इंक्लूड्स किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। ये 5 किंगडम्स थे जिनमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है जस्टिफाई व्हाई वायरस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, इसमें आपने रीज़न बतानी है कि जो वायरसेस हैं उनको क्यों 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लेस नहीं किया गया, कि उनको एक सेपरेट ग्रुप में अरेंज किया गया। तो अब इसकी हम रीज़न देखते हैं। हम कहते हैं दिस इज़ बिकॉज वायरसेस आर नॉट बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, सो दे आर नॉट क्लासिफाइड in any kingdom of living things. They do not have any organelles and cannot respire or perform metabolic functions. स्टूडेंट्स, वायरसेस को जब हमने एक्सप्लेन किया था तो उसमें हमने बात की थी कि जो वायरसेस हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों करेक्टरिस्टिक शो करते हैं। अगर तो ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में है तो ये लिविंग है, लेकिन अगर ये इन्वायरमेंट में है यानी किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नहीं है तो ये नॉन लिविंग है। फर्दर वायरसेस जो हैं इनकी मेटाबॉलिक मशीनरीज नहीं होती, यानी ये अपनी डिफरेंट जो सिंथेटिक प्रोसेसेस हैं उसके लिए अपने होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूटिलाइज करते हैं। तो यही रीज़न है कि वायरसेस को हम 5 किंगडम जो हैं उनमें नहीं रखते। फर्दर हम कहते हैं वायरसेस आर मेयरली स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए और आरएनए सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोट कॉल्ड अ कैप्सिड, कि जो वायरसेस हैं उनमें या तो डीएनए प्रेजेंट होता है या आरएनए जिसको सराउंड किया होता है एक प्रोटीन कोट ने, और उस प्रोटीन कोट को हम कहते हैं कैप्सिड। नेक्स्ट हम देखते हैं वायरसेस आर फाउंड एज क्रिस्टल्स which is not a property of living organisms. Next हमारे पास स्टेटमेंट है describe the aims and principles of binomial nomenclature. स्टूडेंट्स, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से आप फेमिलियर हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं। हम कहते हैं इन बायोलॉजी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज एसेंशियल टू इंटीग्रेट the naming system across life sciences and therefore assign one particular unique name identifier for particular species across different languages. यानी एक ऑर्गेनिजम्स को इंटरनेशनली एक नेम दे दिया जाता है। अब लैंग्वेज कोई भी हो, डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट रीजन्स में उस ऑर्गेनिज्म को उस स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट हम कहते हैं द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम कंबाइंस टू नेम्स इनटू वन टू गिव ऑल स्पीशीज यूनिक साइंटिफिक नेम्स। द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ साइंटिफिक नेम इज कॉल्ड द जीनस, द सेकेंड पार्ट ऑफ अ स्पीशीज नेम इज द स्पेसिफिक एपिथेट। यानी जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है इसमें हम ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम देते हैं और इस साइंटिफिक नेम में फर्दर 2 नेम्स होते हैं। फर्स्ट जेनरिक नेम या जीनस नेम और दूसरा स्पीशीज नेम होता है। जो जीनस नेम होता है उसको हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और जो स्पीशीज नेम होता है उसको हम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। कि अब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं इनका बायोडाइवर्सिटी पर क्या इफेक्ट है, इनकी वजह से क्या बायोडाइवर्सिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। हम कहते हैं द मेन थ्रेट्स फेसिंग बायोडाइवर्सिटी ग्लोबली बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर डिस्ट्रक्शंस, डिग्रेडेशन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट्स। यानी हम क्या कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके हैबिटेट्स को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो हमारे पास स्पीशीज़ हैं उनकी सर्वाइवल के चांसेस इकोसिस्टम में क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं।
तो इस तरह से जो स्पीशीज़ हैं वो इंडेंजर्ड होती हैं और अल्टीमेटली एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। फर्दर हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्टिव रेट्स थ्रू एक्सप्लॉयटेशन, पोल्यूशन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज़। अब ये एलियन स्पीशीज़ क्या है स्टूडेंट्स? एलियन स्पीशीज़ ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक एरिया का ना हो, उसको किसी दूसरे रीजन से हम उस स्पेसिफिक एरिया में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और उसकी वजह से वहाँ पर जो लोकलाइज स्पीशीज़ होती हैं उनका हैबिटेट जो है या कंपटीशन की बेस पर उनकी एक्सटिंक्शन हो जाती है या वो इंडेंजर्ड हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं आइडेंटिफाई कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, कि अब जो डिफॉरेस्टेशन है इसके क्या इफेक्ट्स हैं बायोडाइवर्सिटी पर। हम कहते हैं डायरेक्ट कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर एग्रीकल्चरल एक्सपेंशंस, wood extraction, for example, logging or wood harvest for domestic fuel or charcoal, and infrastructure expansion such as road building and urbanization। हम क्या करते हैं कि जो दरख्त हैं उनको काटते हैं, उनसे हम डिफरेंट जो हाउस मटेरियल्स हैं उनके लिए जो लकड़ी चाहिए होती है वो बनाते हैं। तो इसकी वजह से जो फॉरेस्ट हैं उनका नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब फॉरेस्ट जो हैं वो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं फॉर अ नंबर ऑफ स्पीशीज़। तो जब हम ट्रीज़ को ही कट कर देते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो बर्ड्स हैं मोस्टली उनके लिए जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है और अल्टीमेटली जब हैबिटेट नहीं फेवरेबल होगा तो वो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो उनका स्पीशीज़ नंबर जो है वो कम हो जाएगा या उनकी जो इंडिविजुअल्स हैं वो नंबर में कम होंगे, इंडेंजर्ड हो जाएंगे और अल्टीमेटली एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। फिर फर्दर हम कहते हैं रेयरली इज देयर अ सिंगल डायरेक्ट कॉज फॉर डिफॉरेस्टेशन। Deforestation can directly lead to biodiversity loss when animal species that live in the trees no longer have their habitats, cannot relocate and therefore become extinct. फर्दर हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन कैन लीड certain tree species to permanently disappear, which affects biodiversity of plants species in an environment. Next statement है हमारे पास, describe some of the programs running in Pakistan for the conservation of biodiversity, कि पाकिस्तान में बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उनको आप एक्सप्लेन करें। हम कहते हैं मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग लाइक IUCN एंड WWF। मैनी प्रोग्राम्स आर रनिंग लाइक UN कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, जिसको हम CCID से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह हमारे पास है हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट। फिर हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ द सुलेमान रेंज जो कि बलोचिस्तान में है। नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल KP, कंजर्वेशन ऑफ चिल्तन मारखोर। मारखोर का स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये पाकिस्तान का नेशनल एनिमल भी है। फिर फर्दर हम कहते हैं बैन ऑन गेम्स, यानी जो एनिमल गेम्स हैं उन पर बैन लगाया गया है पाकिस्तान में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेटमेंट है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़ द क्राइटेरिया फॉर इंटरब्रीडिंग टू डिफाइन स्पीशीज़ ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वाई? कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हम इंटरब्रीडिंग को क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते। अब इसकी रीज़न क्या है? हम कहते हैं द क्राइटेरिया ऑफ इंटरब्रीडिंग कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर स्पीशीज रिकग्निशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे डू नॉट रिप्रोड्यूस बाय सेक्शुअल मीन्स। कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हम इंटरब्रीडिंग को इसलिए नहीं डिफाइन करते क्योंकि उनमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। उनमें कौन सी रिप्रोडक्शन होती है? उनमें होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। दे हैव एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ आर टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स रिलेटेड,
कि जो टेक्सोनॉमी है और सिस्टमेटिक है ये एक दूसरे से किस तरह रिलेटेड हैं। हम कहते हैं बोथ दीज फील्ड्स आर रिलेटेड इन द एस्पेक्ट्स ऑफ क्लासीफाइंग ऑर्गेनिजम्स, यानी दोनों का काम क्या है, ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना इनटू वेरियस कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज। इन सिस्टमैटिक्स एवोल्यूशनरी हिस्ट्री evolutionary history is also taken into account, कि यानी जो हमारे पास सिस्टमैटिक्स है उसमें हम डिफरेंट स्पीशीज़ की जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसमें भी जो लिंक्स है उनको यूटिलाइज करते हैं, उनकी एवोल्यूशनरी बेस पर भी उनको क्लासीफाई करते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स आर कैटेगरीज। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है डिफरेंशिएट बिटवीन द टर्म्स एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड, कि जो एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड टर्म्स हैं इनमें आपने डिफरेंशिएट करना है। हम कहते हैं स्पीशीज दैट नो लॉन्गर लिव्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट इन दैट इकोसिस्टम, कि यानी ऐसी स्पीशीज जिसका कोई एक मेंबर भी एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम में प्रेजेंट नहीं है, यानी उसकी नस्ल के जितने भी इंडिविजुअल्स थे वो सभी ख़त्म हो चुके हैं, अब कोई उसका एक मेंबर भी बाकी नहीं बचा, तो उस स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशी। वाइल अ स्पीशी इज कॉल्ड इंडेंजर व्हेन इट इज़ एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द नियर फ्यूचर, यानी अब हमारे पास दूसरी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ये एक ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जिसका नंबर जो है वो रैपिडली डिक्रीज़ कर रहा है। अगर उसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो ये चांसेस हैं कि नियर फ्यूचर में आने वाले वक्त में उस स्पीशीज़ का भी कोई भी मेंबर जो है वो अर्थ पे बाकी नहीं बचेगा और वो भी क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेटमेंट है व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ विटकर, मार्गुलिस एंड शॉर्ट्स इन टेक्सोनॉमी। हम कहते हैं इन 1967 रॉबर्ट विटकर इंट्रोड्यूस्ड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इन 1988 Margulis and Schwartz modified the 5 kingdom classification of Whittaker. They considered genetics along with cellular organization and modes of nutrition in classification, यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इन्होंने फर्दर जिस करेक्टरिस्टिक को यूज़ किया वो थी जेनेटिक्स और साथ ही साथ न्यूट्रिशन को, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को। They classified the organisms into the same 5 kingdoms as proposed by Whittaker, यानी उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। कौन से 5 किंगडम्स? जो कि विटकर ने प्रपोज किए थे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज को सॉल्व किया। आपने एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है और एक्सरसाइज के जो MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको अच्छे से रिवाइज करना है और याद भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।